हेलो दोस्तों, 6 to 9 AM चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, CGPSC प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और CGPSC मेंस का एग्ज़ाम अपेक्षित है। CGPSC लिखित परीक्षा या मेंस के एग्ज़ाम के लिए अभी कुछ दिनों का वक्त है, क्योंकि CGPSC प्री का रिजल्ट आया नहीं है। शायद कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें लेट है। इसलिए मैं CGPSC मेंस के लिए इन 7 विषयों को ध्यान में रखते हुए वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, जो कि आपकी मेंस की तैयारी के लिए हेल्पफुल हो। साथ ही साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 1.5 महीने के अंदर यह CGPSC मेंस की पूरी सिलेबस कंप्लीट की जाएगी। यह चैनल किसी लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि आपकी कंप्लीट या संपूर्ण तैयारी के लिए बनाई गई है। इसलिए 1.5 महीने के अंदर जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र एक भाषा। प्रश्न पत्र एक भाषा को अगर आप देखें तो भाषा में 3 भाषा हैं: सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी ज्ञान। पहले संस्कृत भाषा था, जिसे अभी हटा दिया गया है। अच्छी बात है, जिसमें सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का है। सामान्य हिंदी में जो 100 मार्क्स के लिए है, पहला सब्जेक्ट, पहला विषय हम लोग भाषा बोध का अध्ययन करते हैं। भाषा बोध के अध्ययन में वर्णमाला से प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला किसी भी भाषा का प्रारंभिक वर्णमाला से होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को वर्ण कहते हैं तथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों का समूह है, जिनमें जितने भी हम क से लेके ज्ञ तक या अ से लेके आ तक पढ़ते हैं, वर्णमाला है। उच्चारण के आधार पर देखें तो वर्णमाला 45 है, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है: स्वर व्यंजन। लेखन के आधार पर देखें तो 52 है, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है: स्वर व्यंजन और संयुक्ताक्षर। स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर 10, जबकि लेखन के आधार पर 13 है। व्यंजन की संख्या उच्चारण के आधार और लेखन दोनों आधार पर ही 35 है, लेकिन संयुक्ताक्षर भी व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं, उनकी संख्या 4 है। आइए इनके 2 प्रकार स्वर और व्यंजन में देखते हैं। पहले स्वर देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख में स्वतंत्र रूप से या आबाद रूप से होता है, ये व्यंजन वर्णों के साथ में सहायक के रूप में भी उपयोग होते हैं, स्वर कहलाते हैं। अ से आ तक स्वरों का वर्गीकरण है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। आइए स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 भागों में बांटे गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ए उच्चारण के आधार पर है। जिनके उच्चारण में कम समय लगते हैं वो ह्रस्व स्वर है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर लगते हैं दीर्घ स्वर है। जिनमें ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर अ, आ, ई, अ, ई, उ, री। जबकि दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ की प्लुत स्वर ओम, आ आदि। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर वे हैं जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। जीह्वा की स्थिति के आधार पे जो अगले ओर से बोले जाते हैं, जैसे ई, ए, मध्य स्वर अ तथा पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ, अन, आ। ये आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि कौन जीभ के आगे भाग से है, कौन पीछे भाग से है। मुख वीवर के आधार पर, मतलब मुख खोलने के आधार पर, विवृत यानी खुले मुख से आ, अर्धवृत्त यानी आधा खुले मुंह से अ, ए, औ, आ, अर्ध संवृत्त ए, ओ और संवृत्त यानी बंद मुख जैसी ई, उ, तथा अन्य रूप से ओठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृतमुखी जिसमें ओठ आपस में पास हों, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। जबकि वृत्तमुखी उ, जब होठ वृत्त की ओर वृत्त जैसा बन गए हों। साथ ही साथ नाक और मुंह के आधार पर अनुनासिक और निरानुनासिक। जिनमें नाक का प्रयोग न के बराबर हो, जैसे आ, ई, तथा अनुनासिक जिनमें न का प्रयोग हो, जैसे अन, अह, ई आदि। स्वरों को अगर ध्यान से देखा जाए तो स्वर घोष के आधार पर सभी स्वर सघोष ध्वनि होते हैं। सघोष ध्वनि वे हैं जिन्हें बोलने में कम कंपन की आवश्यकता होती है। अर्थात घोष और सघोष को हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पूरे स्वर सघोष ध्वनि होते हैं, यह ध्यान देने योग्य है। आगे हम लोग वर्गीकरण को देखते हैं तो हम लोग व्यंजन देखते हैं। व्यंजन जिन वर्गों के पूर्ण उच्चारण के लिए
स्वरों की आवश्यकता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। सामान्यतः इनमें अ जुड़ा होता है और लिखने के लिए हलंत के साथ लिख सकते हैं, परंतु उच्चारण स्वर अ के साथ ही संभव है। जैसे वास्तव रूप में क एक मूल व्यंजन है जिनमें हलंत के साथ क व्यंजन है और अ स्वर, मूलतः स्वर उसमें जुड़ा हुआ है। अगर हम व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म या संघर्षी व्यंजन। पहले स्पर्श व्यंजन को ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को कहारा पता है, क वर्ग कंठ से उच्चारित किए जाने वाली व्यंजन है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से तथा त वर्ग दांत से, जबकि प वर्ग ओष्ठ से उच्चारण किए जाने वाला वर्ग है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कुछ लोग मानते हैं। घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है, जिनको बोलने में कम कंपन की आवश्यकता या नहीं कंपन की आवश्यकता होती है। सघोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष है, जिनको बोलने के लिए अधिक कंपन की आवश्यकता होती है। प्राणवायु के आधार पर अगर हम लोग वर्गीकरण देखें कि कितना प्राणवायु की आवश्यकता होती है उसे बोलने में, तो हर वर्ग का पहला और तीसरा व पांचवा व्यंजन अल्प प्राण यानी कम प्राणवायु के द्वारा बोली जाती है, जबकि हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, जो कि अधिक प्राणवायु की आवश्यकता के द्वारा बोली जाती है। व्यंजन का दूसरा वर्गीकरण अंतःस्थ व्यंजन को देखें तो सामान्यतः 4 प्रकार के अंतःस्थ व्यंजन हैं। वे हैं य, र, ल, व। य को तालव्य या अर्धस्वर, व को भी वर्त्स और दंतमूल या मसूड़ा से अर्धस्वर के रूप में जाना जाता है। ल को वर्त्स, दंतमूल, मसूड़ा के रूप में बोला जाने वाला पार्श्विक स्वर है, जबकि व दंतोष्ठ या ऊपरी दांत और निचला ओंठ से बोला जाने वाला शब्द है। ये सभी व्यंजन जो अंतःस्थ व्यंजन है सघोष और अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन को अगर ध्यान दें तो उसमें संघर्षी व्यंजन है श, श, स और ह। पहला श है उसका उच्चारण तालु से होना चाहिए, दूसरा स है उसका उच्चारण मूर्धन्य से होना चाहिए, जबकि तीसरा स है उनका उच्चारण दंत या वर्त्स से होना चाहिए। ह स्वतंत्रीय है। यहाँ पे देखें तो श तालव्य, श मूर्धन्य और स दंत या वर्त्स स कहलाता है। ह स्वर तंत्रीय है। यहाँ ढ अगर हम लोग आगे देखते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं, जिन्हें ढ और ढ सामान्यतः नीचे बिंदी लगा करके इन्हें प्रदर्शित करते हैं। ढ मूर्धन्य होते हैं, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, जबकि ढ मूर्धन्य तो होते हैं, सघोष होते हैं, परंतु महाप्राण होते हैं। इन्हें द्वित्व भी कहते हैं। सामान्यतः वे व्यंजन ढ और ढ को द्वितीय व्यंजन के रूप में भी जानते हैं। कुछ ध्वनियों को हमने विदेशी भाषा तथा अन्य भाषाओं के उपयोग से ग्रहण किया है, उन्हें हम आगत या ग्रहित ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे क, ह, ग, ज, फ सामान्यतः नीचे बिंदी लगा करके प्रदर्शित किए जाने वाले शब्द। आयोगवाह सामान्यतः अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह व्यंजन के रूप में भी जानते हैं। व्यंजन की इस प्रकार से वर्गीकरण के बाद हम लोग आगे की देखते हैं तो हम लोग व्यंजन में उपयोग होने वाले अन्य शब्दों को भी देखते हैं, जैसे मात्रा, हलंत आदि, जिनमें हम लोग प्रारंभ करते हैं कि हलंत क्या है। जैसा कि हम देखते हैं हलंत सामान्यतः स्वर रहित व्यंजनों को व्यक्त करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः यह आधा अक्षर को प्रदर्शित करता है। इसका प्रदर्शन आड़ी तिरछी रेखा जैसी होती है। वास्तविक या पूर्ण व्यंजन क है, जिसमें क हलंत के साथ आधा व्यंजन को प्रदर्शित कर रहा है। अगला देखते हैं कि मात्रा क्या होता है। तो व्यंजनों में जब स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप बदल जाता है। स्वरों को इस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 तरह की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जनरली अ, आ, ई, उ को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं बनी होती हैं वो मात्राएं होती हैं। आगे वर्तनी, लिखने की रीति को ही वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, जिन्हें हिज्जे भी कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगा, इसलिए वर्तनी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं तो लिपि, देवनागरी लिपि। जिस लिपि में हम हिंदी को लिखते हैं वह देवनागरी लिपि है। वर्णों को प्रदर्शित करने वाले संकेत अथवा वर्णों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, तथा हिंदी ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वह देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है।
इसी लिपि का प्रयोग प्रायः संस्कृत, नेपाली, मराठी आदि के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे अवतरित हुई, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देवनागरी लिपि कुछ और जानिए, यह एक ऐसी लिपि है जो सर्वाधिक समृद्ध है। इसमें सर्वाधिक अक्षर हैं जो कि अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अक्षरों का प्रयोग करते हुए देवनागरी लिपि प्रयोग में की जाती है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है। देवनागरी लिपि का जन्म के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो देवनागरी लिपि की जन्म ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है तथा यह लिपि अक्षर पर आधारित है। ब्राह्मी लिपि से यह विकसित हुई है तथा यह अक्षरों पर आधारित है। सामान्यतः हिंदी वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि जो कि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है तथा यह लिपि अक्षर पर आधारित है, एक अक्षरिक लिपि है। इसके प्रत्येक अक्षर एक निश्चित वर्ण और उच्चारण को प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे तो देवनागरी लिपि विभिन्न विशेषताओं के साथ है, जिन्हें एक मैं वृत्त चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ। एक ध्वनि वर्ण होता है, स्पष्ट चिन्ह होता है, वर्णमाला विकसित होते हैं, एक वैज्ञानिक पद्धति है। एक इनकी विभिन्न विशेषताएं हमारे मेंस में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का सामान्यतः प्रश्न आते हैं जिनमें पूछी जा सकती हैं। तो यह एक ध्वनि वर्ग है, स्पष्ट चिन्ह होता है, वर्णमाला विकसित है, वैज्ञानिक पद्धति है। एक रूपता पाया जाता है, व्यापक और मूल वर्ण व्यापक होते हैं। सामान्यतः अंग्रेजी के जैसे मुख्य वर्णों का अभाव होता है, संयुक्ताक्षर अर्धाक्षर होते हैं, मात्राओं का प्रयोग होता है, 2 अक्षरों में सूक्ष्मतम या कम से कम भेद होता है। वैज्ञानिक क्रम विन्यास है, किस प्रकार से क्रमित रूप से प्रदर्शित किए जाएं वो विन्यासित किए गए हैं। इस प्रकार से हम इनकी विशेषताओं को देख सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगले दिन के क्लास में इसे और अधिक विस्तृत किया जाएगा।